ताकत कितनी भी बेपनाह हो, उसके खत्म होने का डर हमेशा होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि जिस शख्स को दुनिया का सबसे ताकतवर राजकुमार माना जाता है, जिसके एक इशारे पर अरबों डॉलर के वारे न्यारे होते हैं, जिसके पलक झपकाते ही तमाम दुश्मन दिवंगत हो जाते हैं, उसे डर है, अपने कत्ल का डर है। और इसी वजह से वो एक बड़ा पॉलिसी से जुड़ा हुआ फैसला नहीं कर पा रहा। तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप जब मैं कहूं कि कत्ल का अंदेशा जिस शख्स को है, उसका नाम मोहम्मद बिन सलमान है, MBS है। वो सऊदी अरब का सबसे ताकतवर राजकुमार है और यह अंदेशा उसे किसी दूसरे मुल्क या खुफिया एजेंसी से नहीं, अपने मुल्क, अपने परिवार के लोगों से है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये ललन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी है। कुछ रोज पहले सऊदी अरब से एक मीटिंग की खबर आई थी। पता चला कि एक VVIP मेहमान क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलने सऊदी पहुंचे। इस सीक्रेट मीटिंग का एंगल था सऊदी और इजराइल का बढ़ता याराना। इस दोस्ती की खबर से जानकारों को हैरानी नहीं हुई। उनका कहना है कि इजराइल और सऊदी पर्दे के पीछे तो दोस्त हैं ही, ये दोस्ती पब्लिक हो जाए तो कोई हैरानी नहीं। हमने दुनियादारी में विस्तार से आपको नेतन्याहू और MBS की इस कथित मीटिंग के बारे में बताया था। लेकिन बीते रोज सऊदी से एक और प्रिंस की खबर आई। इस राजकुमार ने एक मीटिंग में खूब आतिशबाज बयान दिए, इजराइल को हत्यारा बताया, उस पर फिलिस्तीन को गुलाम बनाकर रखने का इल्जाम लगाया, खूब खरी खोटी सुनाई और फिर ताना देते हुए बोला कि इतना कुछ करने के बाद भी इजराइल सोचता है कि वो हमसे यानी सऊदी से दोस्ती कर सकता है। सोचिए, एक तरफ सऊदी के क्राउन प्रिंस MBS जो इजराइल के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं, दूसरी तरफ उनके ही परिवार का एक राजकुमार इजराइल पर सरेआम भड़क रहा है। इस कंट्रास्ट का क्या मतलब निकाला जाए? क्या इजराइल से दोस्ती के सवाल पर सऊदी राजशाही में फूट पड़ गई है? क्या MBS अपने परिवार के खिलाफ जाकर इजराइल से दोस्ती करने में कामयाब होंगे? आज दुनियादारी में इसी की कुछ परतें उघाड़ेंगे। शुरुआत एक अरबपति के जिक्र से होगी, इजराइल के एक बिजनेस टाइकून। इनका नाम है हाइम सेबा। आपने पावर रेंजर्स देखी है क्या? 90s की सुपर हीरो वाली एक्शन सीरीज, उसको हाइम सेबा के ही प्रोडक्शन हाउस ने बनाया था। अक्टूबर 2020 की बात है। इस रोज हाइम सेबा का एक बयान इंटरनेशनल मीडिया में फ्लैश होने लगा। यह बयान जुड़ा था सऊदी क्राउन प्रिंस MBS से। हाइम के मुताबिक MBS ने उन्हें एक सनसनीखेज बात बताई। कहा कि बहरीन और UAE की तरह वो इजराइल से रिश्ते नहीं सुधार सकते, उसके साथ कोई पीस डील नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने पर वो मार डाले जाएंगे। किसके हाथों मारे जाने का डर है MBS को? हाइम के मुताबिक उन्हें ईरान और कतर के अलावा अपने ही लोगों के हाथों कत्ल का अंदेशा है। अगर सच में MBS ने हाइम को यह बात कही, तो इस बयान का हाईलाइट ना तो ईरान है ना ही कतर। इसका हाईलाइट है MBS का अपने ही लोगों के हाथों मार दिए जाने का डर। और यहां अपने लोगों का मतलब सऊदी की जनता नहीं है, इसका मतलब है महल के भीतर मारे जाने की आशंका। किसके हाथों? अपने ही खानदान के लोगों के हाथों। और MBS को यह डर क्यों है? क्यों उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी पॉलिसी में यह डर दिखने लगा है? इस जवाब का संकेत छिपा है अब्राहम एकॉर्ड्स में। अब्राहम एकॉर्ड्स मतलब इजराइल का बहरीन और UAE के साथ हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता। इस डील को अपना नाम मिला अब्राहम से, यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म के साझा पूर्वज। वो कनेक्शन जो सदियों पुरानी दुश्मनी से परे इन तीनों धर्मों को आपस में जोड़ता है। इस अब्राहम एकॉर्ड्स का खुलासा किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। 13 अगस्त को जब उनका यह ऐलान आया तो सबसे ज्यादा सदमे में था सऊदी अरब। वहां गद्दी पर हैं किंग सलमान यानी MBS के पिताजी। ट्रंप के ऐलान से पहले ना तो किंग सलमान और ना ही उनके सलाहकारों को इस डील की रत्ती भर भी भनक थी। किंग सलमान 84 साल के बुजुर्ग हैं, उस पीढ़ी के हैं जिन्होंने आजाद फिलिस्तीन के सवाल पर इजराइल से युद्ध लड़ा है, उसका बहिष्कार किया है। उन्हें इल्म भी नहीं था कि उनका अपना बेटा MBS पिछले कई महीनों से पक रही इस खिचड़ी का एक बड़ा खिलाड़ी था। अब सवाल यह है कि MBS ने इस डील को अपने पिता समेत पूरे सऊदी राजशाही से छिपा कर क्यों रखा? इसलिए कि इस डील में फिलिस्तीन की आजादी का कोई जिक्र नहीं था, ना ही इजराइल ने फिलिस्तीनी इलाकों पर से अपना कब्जा खत्म करने की बात मानी थी। MBS जानते थे किंग सलमान शायद इस डील को मंजूर नहीं करें। उनके दबाव में UAE और बहरीन कभी इस डील को ओके न करते, इसलिए उन्होंने आखिरी मोमेंट तक अपने पिता और समूची सऊदी राजशाही से ये बात छिपा कर रखी।
आप पूछ सकते हैं एमबीएस के इस डील को सपोर्ट करने की बात इतनी पुख्ता क्यों है। देखिए, बहरीन की अपनी कोई स्वतंत्र विदेश नीति नहीं है। दशकों से सऊदी एक अभिभावक की तरह बहरीन की नीतियां तय करता रहा। कुछ एक अपवादों को छोड़कर यूएई भी अपनी पॉलिसीज सऊदी के साथ मैनेज करके चलता है। अब सऊदी की गद्दी के वारिस हैं एमबीएस। उनके पिता बस नाम भर के शासक हैं। असलियत में सारी नीतियां एमबीएस तय करते हैं। ऐसे में यह मुमकिन ही नहीं कि एमबीएस के अप्रूवल के बिना वो दोनों इजराइल से डील करें। लेकिन अब्राहम एकॉर्ड पर हमको किंग सलमान और सऊदी राज परिवार का एमबीएस के साथ कॉन्फ्लिक्ट साफ दिखता है। कैसे? ट्रंप द्वारा इस समझौते की घोषणा के बाद सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान का बयान आया। उन्होंने दोहराया कि सऊदी अब भी आजाद फिलिस्तीन देश के गठन के प्रति समर्पित है। इसके बाद आया प्रिंस तुर्की अल फैजल का एक लेख। सऊदी के सरकारी अखबार अशराक अल अवसात में छपे इस कॉलम में प्रिंस तुर्की ने लिखा, अगर कोई भी अरब देश यूएई की तरह ऐसी डील करना चाहता है तो उसे बदले में इजराइल से एक बड़ी कीमत मांगनी चाहिए। सऊदी केवल एक ही शर्त पर इजराइल से रिश्ते सुधार सकता है, एक आजाद संप्रभु फिलिस्तीनी देश बने जिसकी राजधानी हो जेरूसलम। कौन है प्रिंस तुर्की अल फैजल? अमेरिका में सऊदी के राजदूत रह चुके हैं, इंटेलिजेंस के चीफ रह चुके हैं, किंग सलमान के सलाहकार हैं, सुल्तान के नजदीकी माने जाते हैं। उन्होंने लेख में जो लिखा, राजनीतिक टिप्पणीकार उसे किंग सलमान का ही स्टैंड मान रहे हैं। वजह एमबीएस का ट्रैक रिकॉर्ड। वो 2015 से सत्ता संचालित कर रहे हैं। तब से अब तक सऊदी राज परिवार में कईयों का सफाया हो चुका है। रॉयल फैमिली के 300 से ज्यादा लोगों को एमबीएस जेल में फेंकवा चुके हैं। ऐसे में यह मुमकिन ही नहीं कि किंग सलमान के अप्रूवल के बिना सऊदी राजशाही का कोई आदमी एमबीएस के स्टैंड को सार्वजनिक रूप से चुनौती देने की हिम्मत करे। आप कहेंगे खबर पुरानी है, आज क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एक बार फिर प्रिंस तुर्की अल फैजल ने एमबीएस की किरकिरी करवाई। 6 दिसंबर की बात है। मौका था बहरीन का एक सुरक्षा सम्मेलन। इजराइल के विदेश मंत्री गाबी अश्केनाजी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में शामिल हुए थे। मीटिंग में बोलने की बारी जब प्रिंस तुर्की की आई तो उन्होंने स्पीच की शुरुआत ही आक्रामक रखी। इजराइल के नुमाइंदे के सामने कहा कि ये दावा तो नैतिकता का करते हैं, कहते हैं कि शांति के दूत हैं, लेकिन असलियत में इजराइल ने फिलिस्तीन को गुलाम बनाया है। वो मनमर्जी के इल्जाम लगाकर फिलिस्तीनियों को टॉर्चर कैंप्स में रखता है, बूढ़े जवान औरत सबको यातनाएं देता है और सैकड़ों फिलिस्तीनी इसी तरह इजरायली यातना शिविरों में सड़ाए जा रहे हैं। प्रिंस तुर्की ने कहा कि इजराइल मासूमों के घर तोड़ता है, जिसे चाहता है मार डालता है। फिर ये भी बोले कि इजराइल के पास सीक्रेट न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा है। इजरायली मीडिया सऊदी अरब को किसी शैतान की तरह पेश करती है, उसका अपमान करती है। प्रिंस तुर्की के एग्जैक्ट शब्द क्या थे? इजराइल जताता है कि वो छोटा सा देश है, उसके अस्तित्व पर खतरा है, उसके चारों तरफ खून के प्यासे हत्यारे बसे हैं जो कि उसका समूल सफाया करना चाहते हैं। और ये सब कहने के बावजूद इजराइल हमारे साथ दोस्ती करना चाहता है। मैं इजराइल से कहना चाहता हूं, आप पेन किलर्स खिलाकर हमारे जख्म नहीं भर सकते। फिर प्रिंस तुर्की ने एक आश्वासन भी दिया। बोले कि फिलिस्तीन पर सऊदी का स्टैंड बिल्कुल नहीं बदला। इजराइल एक आजाद फिलिस्तीन देश का गठन होने दे, 1967 में जीते फिलिस्तीनी इलाके खाली करे, उसके बाद ही सऊदी के साथ उसके रिश्ते सुधर सकते हैं। प्रिंस तुर्की की भाषा देखिए और इसकी तुलना करिए एमबीएस के साथ। जनवरी 2017 में सत्ता संभालने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट के लिए खासे उत्साहित थे। उनका दावा था कि वो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का परफेक्ट हल निकालेंगे। इस पर 2018 में एमबीएस का भी बयान आया। उन्होंने कहा था कि पिछले कई दशकों से फिलिस्तीन नेतृत्व एक के बाद एक मौके चूकता रहा, शांति कायम करने के तमाम प्रस्ताव ठुकराता रहा। अब वक्त आ गया है कि फिलिस्तीन अमेरिका द्वारा दिया गया प्रपोजल स्वीकार करे, बातचीत के लिए तैयार हो या फिर अपना मुंह बंद करे और शिकायत करना छोड़ दे। अंग्रेजी में बयान था, इसकी एक लाइन बहुत पॉपुलर हुई थी, शट अप एंड स्टॉप कंप्लेनिंग। ये एमबीएस के शब्द थे, वो भी उस डील के पक्ष में जिसमें फिलिस्तीनी अधिकारों की कोई परवाह नहीं थी। यहां तक कि जेरूसलम को इजराइल की राजधानी भी मान लिया गया। फिर 2018 में ही एमबीएस ने एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने हमारे एयर इंडिया को सऊदी हवाई क्षेत्र से होते हुए तेल अवीव जाने की परमिशन दे दी। यानी जो अब तक नहीं हुआ था वो एमबीएस के राज में हो रहा था। अटलांटिक मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि इजराइल का अपनी जमीन पर अधिकार है। यह बयान सीधे सीधे इजरायली दावे का एंडोर्समेंट था। इजराइल कहता है कि जहां उसका देश है वहीं उसके पूर्वज रहते थे, उस जमीन पर उसका धार्मिक और नैतिक
अधिकार है। और यही दावा इजराइल और फिलिस्तीनी संघर्ष का यक्ष प्रश्न है। अरब देशों ने इजराइल के इस दावे को कभी नहीं माना। ऐसे में सऊदी के होने वाले राजा का यह बयान बिल्कुल 180 डिग्री का बदलाव था। इजराइल पर आगे बढ़ने की एमबीएस की हर मुमकिन कोशिश रही, लेकिन दिक्कत यह है कि सऊदी राजशाही के ओल्ड गार्ड इसके विरोध में है। एमबीएस इन बुजुर्गों से निपट सकते हैं, रास्ते से हटा सकते हैं, पर दिक्कत यह है कि खुद उनके पिता यानी कि राजा इस पर साथ नहीं दिख रहे। और यही वजह है कि यूएई और बहरीन के साथ हुई इजरायली डील के बाद सऊदी के ओल्ड गार्ड खुलकर एमबीएस के खिलाफ जा रहे हैं। सवाल ये उठता है अब कि एमबीएस इस चुनौती से कैसे निपट रहे हैं। फिलहाल उनकी पॉलिसी है धैर्य। वो जानते हैं कि आधिकारिक तौर पर इजराइल से हाथ मिलाना उनकी दावेदारी के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए वो अंडर द टेबल आगे बढ़ रहे हैं। ये मध्य मार्ग है। ऐसा करके वो अपने पिता को फिलिस्तीनी मुद्दे पर चेहरा बचाने का मौका दे रहे हैं और इजराइल के साथ रिश्ते भी प्रगाढ़ कर रहे हैं। साथ ही वो यूएई, बहरीन और सूडान जैसे देशों की इजराइल से डील करवाकर अपने लिए जमीन भी बना रहे हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा अरब देश इजराइल के साथ होते जाएंगे, उतना ही ये मुद्दा सुलझता जाएगा। सोचिए, अगर इजराइल से दोस्ती करने वालों में आखिरी अरब मुल्क हो सऊदी, तो क्या सऊदी राजशाही का विरोधी धड़ा एमबीएस को चैलेंज कर सकेगा, खलनायक बना सकेगा? उस स्थिति में एमबीएस के पास पब्लिक सपोर्ट भी होगा। बहाना होगा कि इजराइल के साथ न जाकर ईरान के आगे सऊदी अकेला पड़ सकता है, और ऐसे में किंग सलमान एमबीएस को नहीं रोक पाएंगे। और जहां तक एमबीएस के कत्ल के डर की बात है, सऊदी राज परिवार में पहले भी हत्याएं हो चुकी हैं। 19वीं सदी से ही वहां राजाओं और राजकुमारों के कभी अपने भाई, कभी चाचा तो ताऊ, कभी भतीजों के हाथों महल के भीतर मारे जाने की हिस्ट्री रही है। जैसे 1975 में किंग फैजल को उनके भतीजे ने गोली मार दी थी। इन हत्याओं का कारण कभी सत्ता का संघर्ष रहा है, तो कभी कोई पुरानी खुन्नस। लेकिन क्या फिलिस्तीन के सवाल पर ऐसी कोई बड़ी हत्या हुई है? हुई है। सऊदी में नहीं, इजिप्ट में। वहां राष्ट्रपति थे अनवर सादात। 1979 में उन्होंने इजराइल के साथ एक शांति समझौता किया और यह डील उन्हें बहुत महंगी पड़ी। अक्टूबर 1981 में परेड की सलामी लेते वक्त सादात की हत्या कर दी गई। मुमकिन है कि इस प्रसंग के चलते एमबीएस ने वो हत्या वाली आशंका जताई। वैसे वो बहुत एहतियात बरतते हैं। आलोचक उन्हें पैरानॉइड कहते हैं। एमबीएस को अपनी हत्या का इतना डर रहा कि उन्होंने सारे संभावित चैलेंजर्स को पहले ही किनारे हटा दिया। इतने पर भी अगर वो कहते हैं कि इजराइल से डील पर उनकी हत्या हो सकती है, तो समझिए कि मामला कितना डराता होगा उन्हें। ये था दुनियादारी।